अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली क्लास में सीएसएस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो सीएसएस है क्या? सीएसएस तीन वर्ड से मिलके बना है, जिसे कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट। और स्टाइल शीट डिस्क्राइब हाउ टू डिस्प्ले एचटीएमएल एलिमेंट एचटीएमएल एलिमेंट जो हैं, जैसे एचटीएमएल मार्कअप टैग की बात कर रहा हूँ, चाहे वो स्ट्रक्चर में मौजूद हो जैसे बॉडी टैग, हेड टैग, या फिर वो हों आपके जो है पैराग्राफ, हेडिंग या एक्सेट्रा डिफरेंट टैग्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर तमाम टैग के ऊपर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये सी एस एस इज़ अ लैंग्वेज वी यूज़ टू स्टाइल अ वेब पेज, ये इसका स्लोगन है। यानी हम एक तरह से हम कह सकते हैं स्लोगन है, लेकिन स्लोगन है नहीं बेसिकली। ये जो है ये चीज़ यहाँ पे बताती है कि भाई हम वेबसाइट को स्टाइलिंग दे सकते हैं। आजकल हम इंटरनेट पे जब वेबसाइट ओपन करते हैं तो हर वेबसाइट एक से बढ़ के एक मिलती है हमें। सबकी डिज़ाइनिंग अच्छी होती है, किसी की जो फॉर्मेटिंग अच्छी है, किसी के कलर अच्छे हैं, किसी में कोई ग्राफिक ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो उन सब के लिए सी एस एस का इस्तेमाल किया जाता है। सी एस एस है क्या? सी एस एस जो है, सी एस एस इज़ अ फॉर्मेटिंग लैंग्वेज ऑफ एच टी एम एल। और इसकी मदद से हम बहुत सारा जो है काम बचा सकते हैं। सी एस एस सेव अ लॉट ऑफ वर्क। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। यहाँ पे मैं एक बात वाज़ेह करूँ कि अगर मेरे पास मल्टीपल वेबसाइट इन पेजेस की वेबसाइट बनी हुई है, जैसे फ़र्ज़ कर मेरे पास 15 या 20 पेज की कोई वेबसाइट है और उनका स्ट्रक्चर, उनकी थीम मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे हर पेज को खोलना पड़ेगा, थीम की सेटिंग करनी पड़ेगी, सेव करूँगा, दूसरा पेज को खोलूँगा, फिर सेटिंग करूँगा, फिर सेव करूँगा, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। लेकिन आजकल वर्क स्मार्टली यानी किया जाता है। मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, स्मार्टली वर्क किया जाता है। तो उसमें होता क्या है कि जो है ना, हम एक फ़ाइल बनाते हैं एक्सटर्नल सीएसएस की और उसको इसमें अटैच कर देते हैं। अटैच करने से क्या होता है जनाब, कि वो फ़ाइल कनेक्टेड हो जाती है। अब जो भी मैं सीएसएस में तब्दील करूँगा वो इस फाइल के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सीएसएस का सिंटैक्स दोबारा बता रहा हूँ, तो पिछली क्लास में बता भी चुका हूँ। सिंटैक्स क्या होता है, हमने यहाँ पे मार्कअप टैग, यूज़र डिफाइंड क्लास या आईडी लिखनी है, फिर कर्ली ब्रैकेट के बिटवीन उसकी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को जो वैल्यू देंगे वो लिखेंगे। फिर अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ लिखनी है तो हम यहाँ पर सेमी कॉलन लगाएंगे और हम उसको करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। चलें, सी एस एस का हमने पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वहीं से मैंने इसको कंटिन्यू किया है। और आज जो है हम इसमें सिंटैक्स वगैरह पढ़ेंगे, सी एस एस की क्लासेस कैसे डिफ़ाइन होती हैं, आईडीज़ कैसे डिफ़ाइन होती हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सी एस एस का बेसिक सिंटैक्स क्या है कि हम यहाँ पे कोई भी मार्कअप टैग, जो जैसे HTML में अगर हेडिंग लेते हैं ब्रैकेट्स के अंदर डिफ़ाइन करते हैं, यहाँ सिंपल डिफ़ाइन होगा। फिर कर्ली ब्रैकेट के बिटवीन हम यहाँ पे प्रॉपर्टी देंगे और उसके बाद इजिकल टू की जगह कॉलन यूज़ होगा, और उसके बाद हम इसकी वैल्यू देंगे और फिर सेमी कॉलन से पहली प्रॉपर्टी को क्लोज करेंगे। अगर इसे मज़ीद कोई प्रॉपर्टी देनी है, जैसे कि हेडिंग का हम फॉन्ट साइज़ भी चेंज करना चाहते हैं, तो फॉन्ट डैश साइज़, अगर मैं सिर्फ फॉन्ट के आगे ये पिक्सल भी लिखूँगा तो भी एक्सेप्टेबल है। अगर मैं इसको ज़्यादा डिफ़ाइन करता हूँ कि फॉन्ट डैश साइज़, ये भी एक्सेप्टेबल है। फिर सेमी कॉलन, यानी मैं मल्टीपल इसमें ऑब्जेक्ट्स अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, सी एस एस सेलेक्टर्स जो होते हैं वो नॉर्मली एच टी एम एल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे सेलेक्टर्स में। जैसे पैराग्राफ है तो पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज़ किया जाता है। आईडी सेलेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो तीन तरह के सिलेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो होता है यहाँ पे HTML एलिमेंट या HTML मार्कअप टैग कह सकते हैं। दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड क्लास। यूज़र डिफाइंड क्लास ये वो सिलेक्टर होता है जो अनलिमिटेड यानी वे में यूज़ किया जा सकता है, इसका स्कोप अनलिमिटेड होता है और ये मल्टीपल मार्कअप टैग के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे और अपनी मर्ज़ी का कोई नाम लिख देंगे। HTML मार्कअप टैग में क्या होता है, हम डायरेक्ट उसके मार्कअप टैग का नाम लिखते हैं कि भाई मैंने हेडिंग लिखनी है, पैराग्राफ लिखना है, इस तरह से काम करते हैं। थर्ड होता है आईडीज़ हैशटैग से लिखी जाती हैं। आईडी का स्कोप वन टाइम होता है। आईडी एक दफ़ा यूज़ हो गई, आप डायरेक्ट फोर्सली तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन टेक्निकली वो गलत है। एक दफ़ा अप्लाई की जाती है, एक दफ़ा बनती है। तो इन तीनों की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मैं अपना जो हमने एक्स्ट्रा फाइल्स जहाँ पर क्रिएट की हैं वो सारी ख़त्म करता हूँ या एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तो हम यहाँ पे आते हैं DW के अंदर और यहाँ पे एक मैंने नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ CSS का, ठीक है, ओके। और अपनी ड्रीम और साइट को मैं थोड़ा सा एडिट करूँगा
ताकि मेरी तमाम डेटा वहीं पे सेव हो CSS के फ़ोल्डर में। मैनेज साइट पे आऊँगा, डिजिटल के फ़ोल्डर पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ब्राउज़ करके CSS का फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं जो भी डाटा सेव करूँगा उसी फाइल में, उसी फ़ोल्डर में सेव होगा। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ CSS को यानी एम्प्टी हो गया क्योंकि फ़ोल्डर अभी बनाया है। एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, CSS के नाम से। CSS का एक फॉर्मेट की फ़ाइल लेंगे और एक लेंगे HTML की फ़ाइल, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि एक जुमला यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ था, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा है, एक्सटर्नल CSS कैन सेव अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। तो एक्सटर्नल CSS की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं किसी एक पेज के अंदर CSS डिफ़ाइन करता हूँ तो वो उसी पेज के अंदर काम करता है। अगर मुझे कोई दूसरे वेब पेज में वही सेटिंग चाहिए तो मैं वो सारा डेटा कॉपी करूँगा, दूसरी जगह जाके पेस्ट कर दूँगा, सेम सेटिंग से चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं CSS की एक एक्सटर्नल फाइल बनाता हूँ, उस फाइल में सारी सेटिंग करता हूँ और उस फाइल को हर जगह इंक्लूड करवा दूँगा, तो जो भी मैं CSS की फाइल में चेंजेस करूँगा सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे CSS की फ़ाइल को सेव करते हैं, क्लास 1 CSS1 कर देते हैं और HTML की फ़ाइल नॉर्मली क्लास 1 कर देते हैं। ओके, डन। अच्छा, याद रखें CSS की फ़ाइल HTML की फ़ाइल में इंक्लूड की जाएगी, आप उसको अलग से डिफ़ाइन नहीं कर सकते। सबसे आसान तरीका क्या है फ़ाइल इंक्लूड करने का, आप CSS में आ जाएं। CSS में आने के बाद यहाँ प्लस का बटन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अच्छा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ डिज़ाइनर से आएगा। डिज़ाइनर में आ गए, यहाँ सोर्स का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ प्लस के बटन पे क्लिक किया, अटैच एग्जिस्टिंग CSS फाइल या क्रिएट या न्यू CSS फाइल, मैंने बना चुका हूँ तो मैं एग्जिस्टिंग फाइल को लूँगा और न्यू की जगह मैं यहाँ पे इसको ये ले लेता हूँ और ये फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारे पास हेड टैग के अंदर एक लिंक के नाम से कोड ऐड हो गया, यानी एक मार्कअप टैग खुला। उसमें सबसे पहली चीज़ जो डिफ़ाइन हो रही है वो यहाँ पे हो रही है href हाइपर रेफरेंस, ठीक है। हाइपर रेफरेंस में उस फाइल का नाम होगा जो मेरी फ़ाइल है CSS की, ठीक है। सेकंड है रिलेशन क्या है, देखिए स्टाइल शीट है, ऑल्टरनेट स्टाइल शीट, इस तरह के कई तरह के रिलेशंस हैं। तो यहाँ पे स्टाइल शीट लिखना होगा रिलेशन में, और इस जगह आएंगे टाइप में, तो टेक्स्ट की दो टाइप होती हैं, या तो जावास्क्रिप्ट होता है या CSS होता है। तो ये कह रहे हैं टेक्स्ट/CSS यानी CSS का टैग है। ये इस लाइन के कोड को लिखने से मेरी ये फाइल इसके अंदर एम्बेड हो गई, ठीक है। अब मैं F12 दबाऊँगा तो मुझे यहाँ पे फ़िलहाल बिल्कुल स्ट्रेट सा प्रीव्यू मिल रहा है। मैं आऊँगा बैकग्राउंड में और CSS में आने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा बॉडी, ठीक है। बॉडी लिखने के बाद मैं यहाँ पर बैकग्राउंड की एक प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, बैकग्राउंड। अच्छा, बैकग्राउंड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैंने बैकग्राउंड डैश कलर लिया और कलर पिकर में जाके क्लिक इंटर किया और यहाँ मैं जो भी कलर पिक करूँगा और फाइल को जैसे ही सेव करता हूँ, मैं यहाँ आऊँगा तो यहाँ पे मेरे ब्राउज़र प्रीव्यू नहीं दे रहा, कह रहा है यू कैन नॉट प्रीव्यू डॉक्यूमेंट ओपन इन ड्रीमवीवर। अच्छा, यू कैन ओनली प्रीव्यू HTML और PHP डॉक्यूमेंट। कह रहा है अगर आप ड्रीमवीवर में देखना चाह रहे हैं तो ड्रीमवीवर में ये देखिए मुझे रन टाइम जो है ना ये दिखा रहा है रन टाइम मोड में, तो इस मोड की वजह से मुझे यहाँ पे सिर्फ HTML और CSS का प्रीव्यू यानी PHP का प्रीव्यू नज़र आएगा। बहरहाल मैं यहाँ से सिर्फ HTML डॉक्यूमेंट को क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं यहाँ आऊँगा तो यहाँ मेरा प्रीव्यू सेट हो गया। मैंने वहाँ बैकग्राउंड कलर वहाँ पे अप्लाई किया और वो यहाँ पे ऐड हो गया। अब ये फाइल मैं इस कोड की मदद से जितने भी वेब पेज मैंने बनाए हैं मैं सब में ऐड कर दूँगा, तो इस सब में कनेक्टेड हो गई। अब इसमें तब्दील करूँगा, सबके अंदर तब्दीली आ जाएगी। तो यही एक इसका एडवांटेज है। और अब हम आते हैं इंटरनल स्टाइल शीट की तरफ। तो हमने HTML एलिमेंट तो पहले पढ़ लिया और इसमें एक्सटर्नल स्टाइल शीट पढ़ ली। स्टाइल शीट डिफ़ाइन करने के दो तरीके, वालेकुम अस्सलाम। एक होता है इंटरनल स्टाइल शीट, एक होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, और एक होता है इनलाइन स्टाइल शीट। अच्छा, इंटरनल स्टाइल शीट किसे कहते हैं? इंटरनल स्टाइल शीट होती है उसी वेब पेज के अंदर आप कोई चीज़ डिफ़ाइन कर दो। जैसे इस वेब पेज में मैं प्रॉपर्टी में आऊँगा और प्रॉपर्टी में आने के बाद मैं कहता हूँ भाई इसका कलर मुझे जो है रेड कर देता हूँ। अच्छा, ये अभी तो कनेक्टेड है तो ये वहाँ कर देगी चेंज CSS में।
अब ये देखें, मेरी ये फाइल अटैच तो है, लेकिन क्या हुआ कि मेरे पास स्टाइल का एक नया टैग खुला और ये फाइल इसमें अटैच हो गई। अब क्या हुआ कि मैंने इस दीवार पे पहले पिंक कलर किया, उसके बाद येलो कर दिया। कौन सा दिखेगा? येलो दिखेगा। और अगर मैं यही चीज़ जो है यहाँ से हटा देता हूँ और ये इस स्टाइल के बाद पेस्ट कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये पिंक हो गया। जो आखिर में डिफाइन करेंगे वो आएगा, याद रखें, स्टैंडर्ड यही होता है। अच्छा लेकिन इसका एक नुकसान है, अगर मैं कस्टमाइज कलर या कस्टमाइज सेटिंग डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे भी, तो ये प्रॉब्लम है, ये मेरे वेब पेज को ख़राब करती है। हमेशा एक्सटर्नल स्टाइल शीट लें। ये इंटरनल स्टाइल शीट का तरीका है, स्टाइल का टैग खुलेगा और उसके अंदर तमाम उसकी चीज़ें डिफाइन होंगी और उसको आप जो भी प्रॉपर्टी देना चाहें वो दे सकते हैं और वो अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं इसको बंद करता हूँ इंटरनल स्टाइल को, और यहाँ पे कुछ टैग्स लिख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ। अच्छा, पहले मैं एक CSS की क्लास डिफाइन करूँगा, यूज़र डिफाइन क्लास। यूज़र डिफाइन क्लास खुद अप्लाई नहीं होती, इनको अप्लाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये HTML मार्कअप टैग जैसा बॉडी है, बॉडी की कोई चीज़ मैंने लिखी वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होगी। हेडिंग के हवाले से मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अभी मेरे पास पेज की हेडिंग बिल्कुल नॉर्मल आ रही होगी, ठीक है, नॉर्मल आ रही है। अब मैं इधर आता हूँ, हेडिंग को H1 कर्ली ब्रैकेट, और मैंने यहाँ पे लिखा टैग्स, सीधा सीधा कलर लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर आऊँगा तो देखिए रेड हो गया वो, ठीक है, ये खुद अप्लाई हो जाता है जिस टैग का मैं नाम लूँगा। लेकिन कस्टमाइज जो होता है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सेटिंग बनाने चाहते हो। मैंने कहा यहाँ पे लिखा डॉट हाईलाइट, ठीक है, डॉट हाईलाइट किया मैंने, और मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिया, बैकग्राउंड डैश कलर, और उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा कलर पिकर, और मैंने कहा यार ये ग्रीन कलर से मुझे हाईलाइट करना है, ओके कर दिया डन, ठीक है जी। अब इस जगह आ गए और यहाँ पे स्पैन का टैग खोला आपने। अब यहाँ पे CSS का टैग लिख सकते हैं, CSS की इन्फॉर्मेशन जो भी आपको लिखनी है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक स्पैन का टैग खोला और यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्लास डिफाइन कर दूँगा और क्लास होगी मेरी हाईलाइट। ओके, ये देखें इतना हिस्सा हाईलाइट आ रहा है, हाईलाइटेड आ रहा है। तो ये सेटिंग क्या है? ये है कस्टमाइज, यानी इन लाइन जिसे कहते हैं, जहाँ पे यूज़ करनी है आप चाहें तो अलग से क्लास बना लें, चाहें यहीं पे डिफ़ाइन कर दें, लेकिन ये अप्लाई जब करेंगे तो इसका इम्पैक्ट आपके वेब पेज पे आएगा। तो ये चीज़ समझ गए, तीनों स्टाइल्स, और इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल शीट। थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई दोनों में। तो इंटरनल स्टाइल शीट में क्या होता है, ये तमाम का तमाम CSS की सेटिंग हेड के अंदर डिफाइन होती है स्टाइल के टैग में। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या होता है, एक अलग से CSS की फ़ाइल बनाते हैं, सारा CSS का काम वहाँ रखेंगे और उसको लिंक करवा देंगे लिंक के टैग से, तो वहाँ पे तब्दील करेंगे, यहाँ चेंज हो जाएगा। और इन लाइन कहाँ होता है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आपने लिखा और उसको अप्लाई कर दिया, वो चल जाएगा। फिर हम यहाँ पर आते हैं और एक होता है आईडी का स्कोप अनलिमिटेड नहीं होता, वन टाइम होता है। मैंने यहाँ पे लिखा box1 एक में। अच्छा, आईडी हैशटैग से लिखी जाती है और यूज़र डिफाइन क्लास फुल स्टॉप से लिखी जाती है, ठीक है, और नॉर्मल मार्कअप टैग ऐसे ही लिखे जाते हैं। कर्ली ब्रैकेट लिखूँगा यहाँ पर, और कर्ली ब्रैकेट में आके मैंने यहाँ पे लिखा विद 300, सॉरी वो आदत है ना, कॉलन विद 300 स्टैरिक, ठीक है ना, स्टैरिक को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा box1 की विड्थ मैंने ले ली 300 पिक्सल, हाइट ले ली मैंने 300 पिक्सल। अच्छा, नंबर वाले ऑब्जेक्ट्स के साथ उसका यूनिट बताना ज़रूरी है, पॉइंट, पिक्सल या EM, इम्फेसिस, या इम्फेसिस नहीं होता, EM भी एक फील्ड है, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी आप बनाना चाहो, तो आपका ऑब्जेक्ट वैसे ही दिखेगा। अच्छा,
इस जगह आ गए और यहाँ पर हम आ गए और हमने HTML में जाके div टैग लिया। div टैग जब हम इंसर्ट करते हैं तो दो चीज़ें पूछता है, कहता है कि भाई आप क्या क्लास बता रहे हैं या आईडी बता रहे हैं। मैंने आईडी बनाई है ना, वन टाइम आईडी लिया, अप्लाई कर दिया, सेव करता हूँ और यहाँ पर आऊँगा तो मेरे पास डेटा कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ाता हूँ। अभी देखिए डाटा एक मैनेज वे में आ रहा है, मैनेज तरीके से मैनेज हुआ आ रहा है। वापस आएंगे, इसको और अच्छा फॉर्मेट भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे दें, बैकग्राउंड डैश कलर। अच्छा, आप चाहें तो कंटिन्यू एक ही रॉ में लिख दें सब कुछ, और आप चाहें तो इसको जो है डाउनवर्ड लिखते जाएं। जैसे कि आपने एक प्रॉपर्टी लिखी और उसके बाद आपने इसको इंटर कर दिया, दो प्रॉपर्टी लिखी, इंटर कर दिया, जैसा आप चाहें, आपकी मर्ज़ी है। अभी देखें कुछ बेहतर दिख रहा है, ठीक है, बेहतर अभी ऐसे दिखेगा। तो मैं इसमें एक चीज़ और इजाफा कर देता हूँ, पेडिंग, सेल पेडिंग, सेल स्पेसिंग पड़ी थी टेबल में, तो यहाँ पे देखें टेबल 5-5 पिक्सल की पेडिंग ऐड हो गई। 5 पिक्सल बहुत कम है, चले 10 पिक्सल कर देते हैं, 15 कर देते हैं, स्पेसेस बढ़ गए थोड़े से, ठीक है। बाहर मैं वापस आता हूँ इस तरफ और हमने यहाँ पे एक आईडी अप्लाई की। अच्छा, अब मैं दोबारा इधर आऊँगा और अब मैं चाहता हूँ कि मैं डिव का टैग दोबारा यानी अप्लाई करूँ। तो हाईलाइट के नाम से तो आईडी आ रही है, लेकिन यहाँ पे बॉक्स 1 नहीं नज़र आ रहा। क्लिक कर रहा हूँ, कोई लिस्ट में ऑप्शन है ही नहीं, तो शो ही नहीं होगा। आईडी का इसको वन टाइम था, इस्तेमाल हो गई, ख़त्म हो गया, अब नई बनानी पड़ेगी। लेकिन देखें इसका स्कोप क्या है, अनलिमिटेड है। मैं ये इसको हेडिंग पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने इतना ऐसा सेलेक्ट किया, यहाँ से क्लास आ रही है मेरे पास, क्लास का ऑप्शन, मैं यहाँ पे देखें हाईलाइट के नाम से क्लास बनाई थी, इतना हिस्सा हाईलाइट हो गया। तो अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ तरीके से काम कर सकते हैं, इसके लिए कोई कैद नहीं है कि कैसे काम करना है, किस तरह से करना है। तो यहाँ पे याद रखें 3 चीज़ें हमने डिस्कस की। एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना के काम करेंगे पहला हमेशा, और दूसरी चीज़ क्या होती है, एक होता है HTML मार्कअप टैग, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड जो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया वो था हमारा फुल स्टॉप के साथ यूज़र डिफाइन क्लास। ये अनलिमिटेड होती हैं, मल्टीपल टैग पे यूज़ होती हैं, हेडिंग पे भी लगा दी, पैराग्राफ पे भी लगा दी, डिफ पे भी लगा दी, 3 अलग चीज़ों पे अप्लाई कर दिया। अच्छा, उसके बाद होता है हैशटैग आईडीज़। आईडीज़ क्या होती हैं, वन टाइम यूज़ होती हैं, एक दफ़ा अप्लाई कर दें, दोबारा की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये 3 चीज़ें ही होती हैं जिससे पूरी वेब की फॉर्मेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ तक कोई सवाल नहीं है। चल, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर, ये रहा स्टैटिक, आप कह रहे थे ना यूनिवर्सल था। हर लैंग्वेज में कमेंट्स देने का तरीका डिफाइन होता है। क्यों होता है, क्योंकि कमेंट देने से आपको याद रहता है कि आपने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट को बनाने का कोई ना कोई मकसद है। और अगर अभी आप एज अ बिगनर आपने ज्वाइन किया किसी कंपनी में, तो आप जो जो चीज़ें बना रहे हो कस्टमाइज है, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट आप वैसे ही काम करेंगे ना। तो आप जब काम कर रहे हो तो आपको अपनी याददाश्त के लिए कमेंट्स लिखते रहें। कमेंट्स इनविजिबल होते हैं, वो कंपाइल होने के बाद नज़र नहीं आते, लेकिन अगर आप 2 साल बाद भी वेबसाइट वो खोलोगे तो उसमें आपको पता चलेगा आपने ये क्यों बनाया था। और मार्केट में रोज़ नया काम करने मिलेगा। आज एक क्लाइंट ने एक अलग तरह का डिज़ाइन बनाया, कल दूसरा क्लाइंट दूसरा डिज़ाइन बनाएगा, तीसरा क्लाइंट तीसरा बनाएगा। ऐसा थोड़ी कि एक डिज़ाइन मैंने बना लिया और मैं सबको वही डिज़ाइन बना के दूँ, सिमिलर होता है। और कभी कभी हमारे डिज़ाइन पसंद भी आ जाते हैं, तो उसमें तब्दीलियाँ इतनी करवा देते हैं लोग कि आप कहते हो यार नए सिरे से बना लेते तो अच्छा था। बहरहाल कमेंट्स के लिए क्या होता है, आपने यहाँ पे स्लैश लगाया, स्टार लगाया, और आपने देखिए नीचे का पूरा हिस्सा ग्रे हो गया, यानी अब ये मैं अगर इसको यहीं पे सेव कर देता हूँ तो मेरे पास वेब पेज पे फॉर्मेटिंग गायब हो गई, नहीं नज़र आ रही ना। अभी देखिए बॉक्स 1 ये वहाँ तक चला गया। अब मैं वापस आऊँगा इधर और इस कमेंट में यहाँ पे लिखा दिस इज़ कमेंट, ऊपर भी लिखा हुआ है जैसे CSS डॉक्यूमेंट कमेंट। अच्छा, उसके बाद
स्टेरिक स्लैश से ख़त्म हो जाता है। इसके बिटवीन जो भी चीज़ लिखेंगे कंप्यूटर इनविजिबल कर देगा। जब कंपाइल हो रही होती है फाइल या एग्जीक्यूट होती है, रन होती है, कंपाइल तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में हो रही होती है ज़्यादातर ना, तो जब वो रन टाइम पे जाता है, इसको चेक करता है, तो इस लाइन को इग्नोर करके वो आगे बढ़ जाता है। अच्छा, क्या इसका मतलब है ये हमें वैसे नज़र आएगी? ये क्योंकि एक एक्सटर्नल फाइल के तौर पे यूज़ हो रही है, तो ये मुझे वैसे भी नज़र नहीं आएगी। यानी मैं अगर यहाँ पे व्यू पेज सोर्स करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कहीं पे भी स्टाइलिंग मेरी कहीं पे भी डिफ़ाइन नहीं हो रही, बस यहाँ पे ये बता रहा है कि मैंने एक CSS की फ़ाइल अटैच की हुई है। हाँ, मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो मेरी CSS की फ़ाइल के अंदर जो जो मैंने काम किया वो सब आ जाएगा सामने। ठीक है, तो ये चोरी हो सकता है, लेकिन कोई मसला थोड़ी है। चीज़ें तो आप बनाते रहोगे, तो आपको इस चीज़ से तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप जावास्क्रिप्ट से राइट क्लिक ही बंद कर दो, जैसे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, किसी वेबसाइट पर राइट क्लिक बंद किया जा सकता है। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का एक कोड होता है, वो एक लाइन का कोड है, बस कॉपी करना है नेट से उठा के, तो आप राइट क्लिक कोई नहीं कर सकता। जब राइट क्लिक नहीं होगा तो आप पेज सोर्स पे नहीं जाएगा, लेकिन उसका भी तोड़ निकाल लेते हैं लोग। हर चीज़ का तोड़ है इंशाल्लाह। यहाँ तक समझ गए? अच्छा, एक टैग अगर ऊपर डिफाइन कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको दोबारा डिफाइन नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो अब हम जा रहे हैं बॉडी टैग को पढ़ने। ठीक है, तो बॉडी टैग के लिए क्या होता है, मैं यहाँ पे बॉडी लिखूँगा और बॉडी टैग में बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो बैकग्राउंड कलर तो मैं ले चुका हूँ, तो बैकग्राउंड लिखूँगा और बैकग्राउंड लिखने के बाद मैं यहाँ पे अगर इंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इमेज या कलर का ऑप्शन आता है। मैं कलर पिकर पे क्लिक करके कोई कलर डिफ़ाइन कर सकता हूँ। एक ही फाइल में अगर मैं 2 कलर डिफ़ाइन करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास जो लास्ट कलर होगा वो आ जाएगा। ठीक है, कलर ख़त्म करता हूँ, बैकग्राउंड के साथ डैश लगाता हूँ, बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट। अच्छा, अटैचमेंट अभी नहीं पढ़ रहा है, अटैचमेंट उस वक्त पढ़ेंगे जब हम कोई इमेज यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड डैश इमेज पे आते हैं। मैंने यहाँ पे इमेज बैकग्राउंड डैश इमेज लिया और इंटर का बटन दबाया। इंटर का बटन दबाने के बाद मेरे पास मज़ीद आ गया इमेज या ग्रेडियंट बनाना है। मैंने कहा भाई नीचे आऊँगा, URL एड्रेस के थ्रू इमेज दिखाना है, डायरेक्टली यहाँ पे इमेज नहीं दिखाना, आपने URL के थ्रू इमेज पे जाना है। इस URL पे इंटर करेंगे और यहाँ पे ब्राउज़ का ऑप्शन आ गया, आपने फिर इंटर किया, अब आपके पास विंडो आ गई। अगर आपके पास फाइल यहाँ नहीं है तो आप बाहर से फ़ाइल ले सकते हैं उधार, लेकिन उधार जो होता है ना वो कहता है कि अगर ये फ़ाइल आपके रूट फोल्डर में नहीं है तो कॉपी कर लें। बिल्कुल कर लें, कॉपी कर लो यार, हमें थोड़ी पैसे देने, आगे में आपका कॉपी हो गई। अच्छा, मैं इमेजेस का फोल्डर यहीं कॉपी कर लेता हूँ। सेव किया, इसको यहाँ पर आ गया और ये देखें इमेज आ रहा है। बैकग्राउंड की रिपीटेशन रोकी जा सकती है, बिल्कुल रोकी जा सकती है। हम यहाँ पर आएंगे और बैकग्राउंड डैश रिपीट, नो रिपीट तो रिपीट नहीं होगा, रिपीट हो रहा है बैकग्राउंड इमेज नहीं रिपीट हो रहा। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड इमेज रिपीट हो रहा है हॉरिजेंटली एक्स एक्सिस पे, रिपीट डैश एक्स, तो मेरे पास ये हॉरिजेंटली रिपीट हो रहा है। रिपीट डैट वाई डैश डैश वाई, तो वाई वर्टिकल रिपीट होगा। और अगर आप सिर्फ रिपीट लेते हैं इसमें तो ये बोथ साइड वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टैंडर्ड है HTML में जैसा होता है। वापस इधर आएंगे और जनाब CSS की फ़ाइल में आ गए और रिपीट के बाद नो रिपीट कर देता हूँ। एक होता है बैकग्राउंड की पोजीशन, बैकग्राउंड की पोजीशन में आया और मैंने इसको कर दिया सेंटर। इस सेंटर का मतलब है सेंटर इन मिडिल, सेंटर सेंटर कर देंगे तो इमेज वेब पेज के सेंटर पार्ट में आएगा। अब ये सेंटर अगर इमेज मेरे पर टेक्स्ट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, तो ये इमेज नीचे चला गया।
और बढ़ता जाएगा और नीचे जाएगा। वेब पेज का हॉरिजेंटल सेंटर वर्टिकल सेंटर दोनों ले रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ ये हॉरिजेंटली टॉप पर आए और वर्टिकली सेंटर पे आ जाए, तो मैं कहता हूँ सेंटर टॉप कर दें या टॉप सेंटर कर दें, कोई मसला नहीं, टॉप और सेंटर। अब क्या है, मेरा वेब पेज ऐसा आ रहा है, स्क्रॉल करता हूँ तो इमेज मेरा स्क्रॉल होता है ना स्क्रॉल। मैं चाहता हूँ सिर्फ टेक्स्ट स्क्रॉल हो, इमेज फिक्स हो जाए। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट के नाम से एक ऑप्शन था जो हमने अभी पढ़ा था, तो नहीं देखा था, पढ़ा नहीं था। बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट, यहाँ पे होता है फिक्स। फिक्स करने से क्या होगा, अब जब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा पेज मूव हो रहा है, बैकग्राउंड मूव नहीं हो रहा। ठीक है, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि अगर मुझे अपना बैकग्राउंड का स्ट्रक्चर दिखाना नहीं है, किसी को फिक्स करना है तो फिक्स कर सकते हैं। और अगर स्क्रॉल रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट तो स्क्रॉल तो मूव करता ही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि ये मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ होती है, क्या मैं इसको लेफ़्ट कर देता हूँ, लेफ़्ट और टॉप कर देता हूँ। अरे क्या लड़ रही हैं औरतें मान से। बैकग्राउंड डैश साइज़, ये इमेज को रीसाइज कर सकता है। मैं अपनी मर्ज़ी का साइज़ दे सकता हूँ, और मैंने कहा यहाँ पे 300 पिक्सल स्पेस 300 पिक्सल। पहला जो ऑब्जेक्ट है वो डिफाइन करता है आपकी विड्थ को। 800 बाय 300 करूँगा तो क्या होगा, 800 300। तो मैं इसको कर देता हूँ 300 बाय 300। ओके डन। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा हो गया। ठीक है, और बैकग्राउंड क्योंकि पीछे होता है तो वो डिव के पीछे नज़र आ रहा है। क्लियर है। अब अगला सवाल, क्या हम इसमें मल्टीपल इमेज यूज़ कर सकते हैं? हाँ, करना तो चाहिए। ये CSS ने सपोर्ट दे दी है, पहले नहीं दी थी। क्या होता है कि आपने यहाँ पे एक इमेज लिया हुआ है, आपने यहाँ पे कॉमा और स्पेस दबाया, ठीक है, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो दोबारा इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपने URL पे क्लिक किया, ब्राउज़ किया, अब मैंने यहाँ पे एक सेकेंडरी इमेज ले लिया। ओके डन। अब कहाँ भाई, एक मिनट, कंट्रोल Z किया मैंने, URL पे दोबारा क्लिक करूँगा, ब्राउज़ करेंगे। अब मैं अपनी साइट से लूँ ना भाई, बाहर क्यों जा रहा हूँ। और मैंने ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लिया। ओके डन, सही है। सेव करते हैं और यहाँ पे आए तो मेरे पास दोनों इमेज आ रहे हैं, दूसरा इमेज नज़र ही नहीं आ रहा। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों की पोजीशन सेम है, दोनों का साइज़ सेम है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉमा यहाँ पे लगाऊंगा और इसको कर दूंगा टॉप राइट। अब देखिएगा, एक वहाँ चला गया, एक वहाँ चला गया। जब मैं बैकग्राउंड का एक जैसी सेटिंग रखूँगा तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए ना, तो वो नज़र नहीं आ रहा। मैं तीसरा इमेज भी ले सकता हूँ, वो थर्ड में इसको कवर कर लेगा। तो आप मल्टीपल इमेजेस पे मल्टीपल पोजीशंस पे रख सकते हैं। HTML में काम करना नामुमकिन था हो जाता है। टॉप सेंटर होगा ना, पता नहीं काम करता नहीं करता। अब क्या करते हैं कि भाई हम इसमें चार सौ 300 ले लेते हैं, ऑलमोस्ट करीब करीब ठीक है, डन है। सो बैकग्राउंड की ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, सब चीज़ें आ गई। मैं चाहूँ तो इससे यहाँ से इसको ख़त्म कर सकता हूँ, ये वाले, और इसको भी नीचे की तरफ मूव कर देते हैं, एक ही जगह रहे ना। उसको टॉप पे ले गए।
सेव किया, यहाँ पर आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पे जैसे होते। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, तो इस प्रॉपर्टीज़ में कोई हमें समझ नहीं आई कोई चीज़ हम पूछ सकते हैं। क्लियर है, आगे चलें। अच्छा, इनलाइन स्टाइल्स को डिफाइन करने का एक तरीका ये भी होता है, जैसे मैं यहाँ पे स्टाइल का टैग खोलूँगा। ठीक है, स्टाइल का टैग खोलने के बाद अब यहाँ पे मैंने क्लास खोली थी, यहाँ पे पहले मैंने क्या किया था, क्लास करके हाईलाइट किया था ना। अब मैं स्टाइल डिफाइन कर रहा हूँ। स्टाइल जब मैं लिखता हूँ तो स्टाइल लिखने के बाद मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी डायरेक्ट जो CSS में डिफाइन करते हैं वो डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन ब्रैकेट के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये CSS का सिंटैक्स चलेगा और उसके बाहर जो है वो नॉर्मल जो HTML का सिंटैक्स है वो चलेगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके पास ये हेडिंग भी आ गई और इसका कलर भी आपका डॉजर ब्लू आ गया। बैकग्राउंड कलर रेड है, आपने कहा नहीं यार डॉजर ब्लू तो ठीक है, इसको पिंक कर लो, पिंक येलो ले लेते हैं, ये ले लेते हैं येलो ग्रीन। तो ये देखें येलो ग्रीन हेडिंग में जो भी चीज़ लेंगे वो अप्लाई हो जाती है। ठीक, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और मैंने बस नमाज पढ़ के आता हूँ। ठीक है, चलें बहरहाल। ठीक है, अच्छा भाई, अब हम एक यहाँ पे बॉक्स डिफाइन करते हैं। अब जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो हम डिफ के लिए पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया हैशटैग्स और मैंने यहाँ पे लिया बॉक्स। अच्छा, बॉक्स के बाद मैं लिखता हूँ बॉक्स 2, 1 तो डिफाइन कर चुका हूँ ऑलरेडी, कर्ली ब्रैकेट लिए मैंने। और उसके बाद मैंने सबसे पहले विड्थ डिफाइन करूँगा ऑब्जेक्ट की। विड्थ मैंने ली 300 पिक्सल, हाइट ली मैंने 300 पिक्सल। अच्छा, अब ये देखें मैंने कॉमा डिफाइन नहीं किया, अभी जो सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो ये एक एरर बन गया और यहाँ पे लाइन ड्रीमवीवर की वजह से यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड राइट ब्रेस ऑन जो है लाइन नंबर 21। अब जैसे यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे ये सेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें हम कह लेते हैं कि एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड डैश कलर। ठीक है, और वाइट ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, हेक्साडेसिमल कलर मोड 3 डिजिट पे भी चलते हैं, 6 डिजिट पे भी चलते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर 3 डिजिट पे जाता हूँ तो 3 पे भी चलेगी। ठीक है, उसके बाद डिव में लेंगे और क्लास 2 यहाँ पे शो हो रही होगी। ओके, डन, सेव करते हैं। यहाँ पे बॉक्स 2 भी ऐड हो गया मेरे पास, अभी तक इतना नहीं है। अच्छा, हाइट नहीं आई सी, एक चीज़ हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, जितनी हाइट हमने लिखी है वो नहीं आई। तो हाइट 300 है, व्हाट इज़ 300 पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो जैसे ही मैं px लगाऊंगा तो ये चीज़ डिस्प्ले होगी। कभी कभी ऐसा होता है हम काम सही कर रहे हैं लेकिन एक माइनर सी चीज़ भूल जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट शो नहीं हो रहा होता, तो ये तरीका होता है। तो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, उसके बाद अभी हम एक जो एट्रीब्यूट पढ़ेंगे वो है बॉर्डर। बॉर्डर के जो है 3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 3 एट्रीब्यूट कह सकते हैं बॉर्डर में। एक होता है कलर, किस कलर की बॉर्डर चाहिए, एक होता है इसका लाइन स्टाइल, और कितने पिक्सल की होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं कलर पिकर सेलेक्ट करता हूँ और मैंने कहा फ़िलहाल मुझे ब्लैक बॉर्डर चाहिए। स्पेस, अच्छा, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको अलग से भी डिफ़ाइन किया जा सकता है, ग्रुप में भी डिफ़ाइन किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर डैश कलर लिखूँगा तो ये मेरे पास अलग से प्रॉपर्टी डिफ़ाइन है, लेकिन अगर मैं सिर्फ बॉर्डर लिखता हूँ तो इसके बाद मैं यहाँ पे स्पेस दे के सेकेंड पार्ट भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 पिक्सल साइज़, फिर मैं स्पेस दूंगा थिक, मीडियम, थिन, डैश, डॉटेड, ग्रूव। तो सबसे सिंपल लाइन होती है सॉलिड। ठीक है,
सेव करते हैं यहाँ पे, तो ये आपके बॉक्स में आउटलाइन डिज़ाइन हो गई। ठीक है, अगर आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको ऑब्वियसली कितना पिक्सल, 5 पिक्सल कर दें। सेव कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास 5 पिक्सल का क्या हो गया, प्रीव्यू भाई। क्लियर। अच्छा, स्टाइल्स देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि 4 बॉर्डर्स हैं, चारों अलग अलग आए। ठीक है, देखें 4 बॉर्डर्स कैसे हैं, ये अप डाउन लेफ़्ट राइट चारों हैं, तो ये अलग अलग डिफ़ाइन हो सकती हैं। मैं इसके लिए इस फाइल को भी बंद करता हूँ, इस फाइल को भी बंद करता हूँ, एक नई फाइल बना के काम करते हैं। न्यू फाइल ली हमने, यहाँ पे CSS टॉपिक 2 या क्लास 2 कर देते हैं, HTML क्लास 2। यहाँ पर आए हेड के अंदर लिंक। ठीक है, अच्छा चीज़ें आगे पीछे डिफ़ाइन कर सकते हैं। रिलेशन पहले डिफ़ाइन करना चाहता हूँ मैं, ऑल्टरनेट, स्टाइल शीट, अपेंडिक्स, आर्काइव, चैप्टर, कंटेंट, फर्स्ट। आप यहाँ पे सिर्फ स्टाइल लिखना है। ठीक है, स्टाइल शीट्स आ गया। सेकंड है href, फाइल कहाँ से उठाएं वो भी हम बाद में उठा लेते हैं। टेक्स्ट की टाइप क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट का, CSS का जनाब। थर्ड है href, और फाइल कहाँ रखी हुई है, फाइल मेरी ये रही। ओके डन, इस टैग को क्लोज कर दिया। ये ओपन टैग होता है, इसको बंद नहीं किया जाता। ओपन टैग को बंद करने के 2 तरीके हैं, या तो हम ऐसे ही छोड़ दें या फिर हम लास्ट में स्लैश लगा दें, तो ये चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पर आएंगे और इस फाइल में हमने एक बॉक्स लिया, #box1। वो दूसरी फाइल में box 1 और 2 डिफाइन थे, ये नई फाइल है तो इसकी स्टोरी भी नहीं होगी। यहाँ पर आ गए, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया बैकग्राउंड कलर। ठीक है, वाइट ही सही है, LS ब्लू चाहिए भी चलेगा, लाइट ब्लू सा कलर होता है, बहुत माइनर सा लाइट है। फिर मैंने यहाँ पे लिया विड्थ। अच्छा, विड्थ मैंने लिखा 300 पिक्सल, ज़रूरी नहीं है 300, जो आप रखना चाहें। हाइट 300 पिक्सल। इसके बाद बॉर्डर, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 5 पिक्सल की बॉर्डर चाहिए मुझे। और कलर, मैं फ़िलहाल कलर ले लेता हूँ, ब्लैक ही ले लेता हूँ। ठीक है बंद। अब मैंने स्टाइल नहीं चुना यहाँ पे। ठीक है, बॉर्डर डैश बॉटम, मैंने यहाँ पे लिखा मीडियम। ठीक है, पहला स्टाइल हो गया। ठीक है, बॉर्डर डैश राइट, और मैं इसको ले लेता हूँ थिक। थिक वैसे इतना ख़ास नहीं है, लेकिन चलो कोई मसला नहीं। बॉर्डर डैश राइट हो गया, लेफ़्ट ले लेते हैं, और हम यहाँ पे ले लेंगे डैश, और बॉर्डर डैश टॉप ले लेते हैं डॉटेड। उसके बाद यहाँ पर आइए और यहाँ पे एक डिव टैग लीजिए। अभी देखिएगा यहाँ पे डैश आ रहा है। अच्छा, ये 2 बॉर्डर्स शो नहीं हो रही, उसकी वजह से इसका स्टाइल वैसे तो होता है लेकिन डिस्प्ले नहीं कर रहा। थिक और थिन का थोड़ी सी इसकी थिकनेस बढ़ा रही है। अच्छा, और हम आते हैं यहाँ पे डबल, सॉलिड के जो डबल साइज कर देगा। और इसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक होता है ग्रूव। अच्छा, ग्रूव में अगर गौर से देखें, मैं इसका विजिबिलिटी बढ़ाता हूँ तो इसमें एक कर्व सा आ रहा है, थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, इसको कर देते हैं 10 पिक्सल। तो ये इन साइड की तरफ, अंदर की तरफ दबी हुई है ये डबल लाइन, तो ये आ रही है, लेकिन ये इनसाइड अंदर से ऐसे लग रहा है जैसे किसी सॉफ्टवेयर टाइप का वो ऑब्जेक्ट है ना, बॉक्स। और एक स्टाइल और होता है रिज
आर से नाम है इसका ना, डबल ख़त्म करता हूँ और राइट। ये क्या करता है, थोड़ा सा ये इनसाइड की तरफ यानी अंदर डल हो रहा है और ये आउटसाइड पे डल हो रहा है, और इसके अलावा इस पर कोई और काम नहीं हो रहा। ठीक, अच्छा। फिर हम आते हैं, इस पूरी चीज़ को कॉपी करते हैं वन बाय वन, और इसका नाम बदल के मैंने इसको कर दिया 2, और बॉर्डर में सारी एक ही जगह डिफाइन करूँगा सॉलिड स्टाइल के साथ। अगर मैं ग्रूव करता हूँ